हेलो दोस्तों, हंसनी एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। चलिए तो आइए विसर्ग संधि के बचे हुए दो नियम को बताएंगे और कल से स्टार्ट करेंगे हम वर्णमाला। फिर से वर्णमाला जो पढ़ाया हुआ है उसमें केवल मेन टॉपिक को बताएंगे और एक तरह से बताते हुए चलेंगे कि जो क्वेश्चन आने लायक है, कि जो परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है, उनको बताते और उनका उच्चारण स्थान प्लस उनको किन कैटेगरी में रखा गया है, इन सारी चीज़ों का अध्ययन कराते हुए हम आगे बढ़ेंगे। अब तक को जितने हमने क्लास ली है सारे क्लासों की एक ट्रिक अर्थात कह लीजिए कि विस्तृत रूप से 9 पढ़ा के मैं 60 ट्रिक बताना स्टार्ट करूंगा, क्योंकि एग्ज़ाम सर पे आ चुका है और विस्तृत पढ़ाना मेरे ख्याल से उतना उपयोगी नहीं होगा और मैं सारी चीज़ों को शॉर्ट ट्रिक बताता चलूँगा, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में बैठने के लिए अति उपयोगी होगा। तो चलिए आइए, आज मैं 2 नियम और बताऊंगा। 2 नियम के बाद मैं विसर्ग संधि को समाप्त कर दूंगा। इसके बाद हम चलेंगे सीधे वर्णमाला पे। कल से मैं वर्णमाला को स्टार्ट करूंगा। वर्णमाला का वर्गीकरण बता दूंगा, कितने प्रकार के होते हैं, 52 वर्णों में कौन किसका उच्चारण स्थान क्या है, कल कराऊंगा। लेकिन आज चलते हैं हम सीधे विसर्ग संधि पे, देखते हैं विसर्ग संधि के 2 नियम और क्या कह रहे हैं, इनकी स्थिति क्या है। तो पहले नियम में है विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। विसर्ग में कोई नहीं परिवर्तन हुआ, उसका कारण क्या है, किस कारण उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसका नियम क्या है कि जब विसर्ग के पहले क्या हो, अ हो, और विसर्ग के बाद में क ख और प फ हो। ठीक है, विसर्ग के पहले अ हो और बाद में क ख और प फ हो, तो उस कंडीशन में, किस कंडीशन में, इस कंडीशन में विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, विसर्ग ज्यों का त्यों ही रह जाता है और ज्यों का त्यों रहने के बावजूद वह अपनी संधि को उसी प्रकार से प्रत्यक्ष रूप में विसर्ग दिखाई देता है और हम शब्द को क्या करते हैं, बना लेते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। विसर्ग के पहले अ आया हो और बाद में क ख प फ, इनमें से या तो क हो, ख हो, प हो और फ, इन चारों वर्णों में से कोई वर्ण आ जाए दूसरे खंड में, तो उस कंडीशन में विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उदाहरण देख लेते हैं। नंबर 1, प्रातः प्लस काल, प्रातः काल। अब क्या हो जाएगा, ये प्रातः काल। अब देखिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कंडीशन वही है। अब देख लेंगे, कह रहा है कि खंड के पहले, अर्थात खंड के पहले जो विसर्ग है, क्या है ये, विसर्ग। ठीक है, ये हो गया विसर्ग। अब विसर्ग के पहले कह रहा अ हो, तो आप कहेंगे ये तो सर त है, ये तो वर्गीय व्यंजन स्पर्श व्यंजन का त है, तो त है वो हमें भी दिख रहा है, बट क्या है, इसके साथ हमारा स्वर भी जुड़ा हुआ है। अगर देखेंगे ना तो क्या हो जाएगा, प धन र धन आ, क्या हो जाएगा, प्रा प्लस त हलंत प्लस अ। ठीक, क्या है, हमें अ प्राप्त हो गया, जो कि त में क्या है, समाहित है। हमने पहले भी बता चुका है कि कोई भी व्यंजन वर्ण होता है तो व्यंजन वर्ण में क्या होता है, स्वर समाहित होता है, यानी व्यंजन वर्ण को बोलने के लिए हमें स्वर की सहायता की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पे क्या है, पूरा त है, अर्थात ये हलंत वर्ण भी नहीं हुआ है। ये हलंत किस कंडीशन में होगा, जब हम स्वर को बाहर निकाल लेंगे तब तो क्या हो जाएगा दोस्तों, हलंत वर्ण हो जाएगा और यह आधा त में गिना जाएगा, अर्थात यह क्या होगा, इससे विलुप्त हो रहा है, इससे अलग हो रहा है। ठीक है, इसमें से त अलग हो रहा है, तो में से अ अलग हो रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो हलंत वर्ण, तो पहले में अ मिल गया। ठीक है, प्लस क्या हो गया, दूसरे में क, हमें क की जरूरत है, अगर इसे भी खंड करना चाहें तो क हलंत प्लस आ प्लस ल हलंत प्लस अ। ठीक है, यही होगा, यही होना चाहिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि हलंत वर्ण में जब ये बदलता है तो इससे स्वर क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, चलिए आइए देखिए, नियम हमने क्या पढ़ा था, विसर्ग के पहले, पहले का मतलब क्या है, उससे पहले क्या हो, अ हो, तो दोस्तों हमें क्या मिल गया, अ। ठीक, यहाँ पे अ मिला। अब कह रहा है कि विसर्ग के बाद, विसर्ग है, विसर्ग के बाद एरो लगा लेंगे, एरो का मतलब आगे होता है, तो विसर्ग के आगे,
अब देखते हैं विसर्ग के आगे क्या कह रहा है कि विसर्ग के आगे क हो, ख हो, प हो, फ हो, तो पहला ही वर्ड आया है ना क, अर्थात यहाँ पे क है, तो क्या हो जाएगा इक्वल टू विसर्ग। ठीक, नियम यही है। अब यही नियम है, अब हम देखते हैं कि इसमें है कि नहीं है। यहाँ पे देख लीजिए विसर्ग के पहले अ आया हुआ है और विसर्ग के बाद दूसरे खंड में क्या आया है, क आया है। ठीक, क हो गया, अर्थात विसर्ग के पहले जब अ आए और विसर्ग के बाद क ख प फ का कोई भी वर्ड आ जाए तो विसर्ग में कोई परिवर्तन अर्थात इक्वल टू विसर्ग ही होगा। ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा, अर्थात प्रातः काल क्या हो जाएगा, प्रातः काल हमारा शब्द बनेगा। ठीक है, नियम सही है। और हमारी संधि क्या है, यहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से हमें क्या है, विसर्ग दिख भी रहा है, नियम कह भी रहा है कि विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा दोस्तों, तो विसर्ग में हमने परिवर्तन कोई नहीं किया है और संधि हमारी क्या बनी, प्रातः काल। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं, प्रायः धन पान, प्रायः धन पान इक्वल टू प्रायः पान। इसमें भी सेम नियम है, इसमें भी क्या है, हमें विसर्ग क्या है दिख रहा है, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, अब दिखेगा। ठीक है, इसमें भी क्या है, पहले में अ है। ठीक है, अगर ऐसे ना समझ में आए तो इसे हम खंड कर लो, पहले खंड का लास्ट वाले अक्षर य हलंत कर लो प्लस अ कर लो, पहला वर्ड हमें मिल गया। ठीक है, ये तो विसर्ग के पहले वाला है। ठीक है, विसर्ग के पहले, पहले का मतलब होता है ना कि उससे पहले, अर्थात वो बाद में पड़ेगा, उससे पहले हमें कुछ और देखना है। ठीक है, तो अ मिल गया, अब प्लस दूसरे में क्या है, प कौन सा वर्ड है, ये है प फ का, यानी प वर्ग का पहला वर्ड। ठीक है, प फ ब भ म। ठीक है, प वर्ड का पहला वर्ड आ गया, यहाँ पे प है और ये विसर्ग से क्या है, पहले है, अ हो गया प्लस विसर्ग के बाद प हो गया इक्वल टू विसर्ग, अर्थात विसर्ग के पहले अ हो, विसर्ग के बाद प हो, तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और ये रहा नंबर 2 उदाहरण। ठीक है, नंबर 3 अंतः प्लस करण, क्या हो जाएगा दोस्तों, अंतः करण, अंतःकरण। इसमें भी सेम नियम लागू होता है, यही है, पहले वाले में त आ गया है, त कौन सा है, त में क्या है, पहले वाले में अ कर लेंगे प्लस क कर लेंगे। ठीक, ये विसर्ग से क्या है, पहले का है और ये विसर्ग के बाद का है। क वर्ड अर्थात क वर्ग का पहला अक्षर है, इसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे विसर्ग कर देंगे। ये भी ये सही है क्योंकि इसमें क्या हुआ, छुपा हुआ है और छुपा हुआ है, और ये क ऑलरेडी हमने नियम में पढ़ रखा है, क ख प फ और क ख प फ, ये 4 वर्णों में से कोई वर्ड आ जाए, ये क वर्ग का पहला वर्ड आया है, अर्थात यहाँ पे क्या होगा, अ धन क बराबर विसर्ग, अर्थात विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं है। क्यों, क्योंकि नियम ये कह रहा है कि विसर्ग से पहले अ हो, तो विसर्ग से पहले ही अ है और बाद में क्या है, क है, तो नियम वही है कि विसर्ग से पहले अ हो और बाद में क्या हो, क ख प और फ, ये 4 वर्ण हो, ये कंडीशन है इसका। ये 4 वर्ण अगर आते हैं तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वह जब भी संधि करेगा तो ज्यों का त्यों वो अगले रूप या शब्द में दिखाई देगा। अगर इसका नियम और बनाना चाहें तो एक बना सकते हैं, क ख ग घ अंगा च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ आड़ा तरजुई थ ध न प फ ब भ और म। आगे 25 वर्गीय व्यंजन जिसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अब देखिए नियम क्या कह रहा है, विसर्ग से पहले अ आए। ठीक, तो स्वर अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, स्वर अ आ छोटी बड़ी छोटा ऊ
बढ़ाऊ री ए ओ औ अंग और अह। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है। अगर हिंदी में वर्णमाला की बात की जाए तो मुख्य रूप से वर्णमाला कितने 11 प्रकार के होते हैं। ये जो दोनों होता है ये अनुस्वार होता है, इनकी वर्णमाला में स्वरों में गिनती नहीं की जाती है। लेकिन अगर कह दिया जाए हिंदी में स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है तब इनको गिन लिया जाता है, 13 बोल दिया जाता है। लेकिन मुख्य रूप से अगर कहा जाए तो इनकी संख्या 11 होती है। ठीक है। अगर संस्कृत में बात की जाए तो अलग पैटर्न चलता है संस्कृत में, लेकिन यहाँ पे हिंदी की बात कर रहे हैं तो हिंदी में ये दोनों अलग हो जाएंगे और 11 टोटल स्वर हो जाएंगे, अनुस्वार में गिने जाएंगे। ठीक है। चलिए, तो ये क्या हो गया? नंबर 1 अर्थात विसर्ग हम कर लेंगे विसर्ग। ठीक। अब विसर्ग से पहले स्वर्ग वन कर लेंगे, स्वर वन अर्थात स्वर में पहला अ हो जाएगा। ठीक है। अब बाद की बात करते हैं। ठीक, बाद में कर लेंगे। अब इसमें क्या क ख और प फ, क ख और प फ, तो क वर्ग लिख लेंगे 12। ठीक, कामा प वर्ग 12। ठीक, ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया। चाहो तो इसे आप लिख सकते हो, ये समझने में बड़ी आसानी होगी। अब देखो ये विसर्ग है, विसर्ग से पहले एरो लगी हुई है तो उसके पहले की हम बात कर रहे हैं। पहले की बात अगर हम करते हैं तो स्वर आता है 1 नंबर अर्थात अ हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। अगर विसर्ग के बाद की हम बात करते हैं तो नियम देख लेंगे। क ख और प फ की बात हो रही है तो क वर्ग 12 का मतलब हो गया पहला और दूसरा वर्ग। ठीक, अगर वहीं पे प वर्ग 12 की बात की जा रही है तो प वर्ग पहला और दूसरा, ये दोनों वर्ड प और फ हो जाएगा। ठीक, ये क्योंकि नियम में दे रखा है तो ये क वर्ग 12 प वर्ग 12। क वर्ग 12 का मतलब समझ जाइए कि क वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर और प वर्ग का मतलब हो जाएगा 12 तो पहला और दूसरा अक्षर, इसमें से कोई इसके बाद आए अर्थात दूसरे खंड में तो वह विसर्ग ज्यों का त्यों रह जाएगा, कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट नियम। हाँ प्रधान जी, कुछ पल्ले पढ़ रहे हो? अरे कैसे कर रहे हो ताऊ की तरह है? अब दूसरा नियम है अ कामा आ। ठीक, पहले हो गया और इसमें हो गया विसर्ग। ठीक, भिन्न स्वर यहाँ पे लिखो, भिन्न स्वर। ये तो कुछ समझ में आ नहीं रहा होगा, लेकिन जब मैं इसका क्या विश्लेषण करूंगा तो बहुत भली प्रकार आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं कॉन्सेप्ट सही बना हुआ है। ठीक है, दूसरे नियम में क्या कह रहा है कि विसर्ग के पहले अ और आ आए। ठीक, विसर्ग के पहले मतलब कोई संधि का खंड हम दे रहे हैं, उसमें जब हम संधि करते हैं तो पहले खंड में अर्थात विसर्ग से पहले खंड में क्या आ जाए, अ और आ जाए, पहला और दूसरा। यहाँ पे लिख लो स्वर, स्वर का पहला और दूसरा पद या कह लो सॉरी या वर्ड कह लो, वर्ड ज़्यादा उचित होगा। ठीक, विसर्ग से पहले अ आ जाए और बाद में कोई भिन्न स्वर आए अर्थात 13 या 11 कह लीजिए, 11 स्वर हैं, उनमें से कोई भी स्वर आ जाए तो क्या होगा, विसर्ग का लोप हो जाएगा। लोप होना मतलब विलुप्त तो हो जाएगा, हट जाएगा, खत्म हो जाएगा और शब्द हटने के बाद जो शब्द बनेगा उसमें यह विसर्ग नहीं दिखेगा। अभी इससे पहले वाले नियम में तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था, उसका कुछ और कंडीशन था, लेकिन इस कंडीशन में क्या है कि हट जाएगा, विसर्ग लोप हो जाएगा, विसर्ग का उस शब्द से कोई संबंध नहीं रह जाएगा, अगला जो शब्द बनेगा उसमें से बिल्कुल हट जाएगा। चलिए इसके उदाहरण की बात करते हैं, उदाहरण देख लेते हैं। अतः धन एव बराबर अतएव यही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि केवल ये हम इसको विलुप्त करवा रहे हैं। नियम क्या है,
पहले अगर अ आ जाए, दूसरे में भिन्न स्वर, कोई भी स्वर, तो यहाँ भिन्न स्वर कौन सा, ए आ गया है। अर्थात अ के बाद अगर कोई भिन्न, अ आ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है, 11 स्वरों में से कोई दूसरा स्वर आ जाता है अ आ के बाद जो बचे स्वर हैं, तो इसमें क्या होता है, विसर्ग का लोप हो जाता है। अर्थात हमारी संधि क्या बनेगी, अतएव। अर्थात अतः धन एव बराबर अतएव। यहाँ पे क्या हो रहा है, विसर्ग का लोप हो रहा है। ठीक है, चलिए अब यहीं हम विसर्ग संधि को समाप्त करते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। लेकिन कल फिर हम अगले टॉपिक से मिलेंगे। वर्णमाला से लेके उच्चारण स्थानों तक का सबको शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, और ये अब तक के क्लास में से सबसे मज़ेदार और सबसे अच्छी ट्रिक, और पढ़ने का सबसे आनंद आएगा अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।